हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ इट की। यूज ऑफ इट का प्रयोग एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर होता है जब हम किसी भी वाक्य में किसी निर्जीव वस्तु की स्थिति की बात करते हैं, समय की बात करते हैं या मौसम की बात करते हैं, उसके लिए हमारे पास इट का यूज होता है। इट जो है अपने आप में एक वास्तविक सब्जेक्ट ना होकर केवल कर्ता के साथ हमारा परिचय करवाता है। मींस अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर यानी कि कर्ता के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इट के और भी बहुत सारे यूज हैं। जब भी हम किसी टाइम की बात करें तो इट का प्रयोग होगा। जब भी हम किसी दिन की बात करें, इट का प्रयोग होगा। किसी भी दूरी के बारे में बात करने के लिए यानी कि डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए हमारे पास इट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जैसा मैंने आपको बताया, समय इसी प्रकार जैसा मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी मौसम की बात करेंगे तब भी इट का प्रयोग होगा। किसी भी डेट के लिए यानी कि किसी भी दिनांक के लिए, तिथि के लिए भी हमारे पास इट का प्रयोग होगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर आपको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे टाइम की बात करें तो, डेट की बात करें तो, डिस्टेंस की बात करें तो, और किसी निर्जीव वस्तु की बात करें तो। देखिए, स्कूल गोइंग बॉय हमारा बोलता है इट इज 3 o'clock। डेट की बात करें तो इट इज 6th June। डिस्टेंस की बात करें तो इट इज 6 kilometers from my house to petrol pump। It is 1 kilometer from my house to school। It's not very far away from my house। This is table, it has 4 legs। अगर हम किसी भी वेदर की बात करें यानी कि मौसम की बात करें तो इट इज रेनी डे, या फिर किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की बात करें जैसे इट इज रेनिंग नाउ यानी कि अभी वर्षा हो रही है। इट इज सन्नी डे, इट इज स्नोइंग, इट इज क्लाउडी। इस प्रकार से हम इट का प्रयोग वाक्य के शुरू में रखकर यानी कि सब्जेक्ट की पोजीशन में रखकर इट का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है कि वाक्य के शुरू में इट लगेगा, उसके तुरंत बाद हम प्री डिफाइंड वर्ड लगाएंगे। प्री डिफाइंड वर्ड के तुरंत बाद हम जो उसका डेस्टिनेशन है वो लगाएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर लिखे वाक्यों से आपको क्लियर है कि हमने टू लगाया। इसके बाद हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि जो हमारा बचा हुआ वाक्य है वो लगाएंगे। इस उदाहरण से आपको क्लियर करता हूं। जैसे इट इज इजी टू प्ले क्रिकेट, इट इज डिफिकल्ट टू गिव एग्जाम, इट्स पॉसिबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब, इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क इन ऑफिस, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स वंडरफुल टू गेट फर्स्ट प्राइज, इट्स सेफ टू ट्रेवल इन ट्रेन। दोबारा से अगर हम इनको नेगेटिव सेंस में यूज करें, जैसा कि अभी हमने इट का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस की बात करेंगे सबसे पहले हम उस सेंटेंस को सिंपल में प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम उसको नेगेटिव में यूज करेंगे, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव में डिस्कस करेंगे यानी कि उसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाएगा। जब मैं बात करता हूं नेगेटिव की, नेगेटिव में भी सेम वही फार्मूला रहेगा, लेकिन केवल एक चीज का ध्यान रखेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि शुरू में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारे पास नोट आ जाएगा। अब इसको नेगेटिव में डिस्कस करते हैं। सेम वही एग्जांपल। नाउ सी, इट्स नॉट इजी टू प्ले क्रिकेट, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गिव एग्जाम, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब, it's not impossible to work in office, it's not nice to meet you, it's not wonderful to get first prize, it's not safe to travel in train,
इस प्रकार से अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्यों में सेम वही फार्मूला जो हमने शुरू में आपको बताया था कि वाक्य के बिल्कुल शुरू में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि कर्ता आ जाएगा, उसके बाद प्री डिफाइंड वर्ड आ जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि बचा हुआ वाक्य जो है हमारे पास वो आ जाएगा। देखिए, इज इट इजी टू प्ले क्रिकेट? इज इट डिफिकल्ट टू गिव एग्जाम? Is it possible to get government job? Is it impossible to work in office? Is it nice to meet you? Is it wonderful to get first prize? Is it safe to travel in train? इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लाकर उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर हम इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रश्नवाचक वाक्य के साथ हमारे निगेटिव की यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की, तो वो भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। इज इट इजी टू प्ले क्रिकेट, जिस प्रकार से हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर हम इसके साथ ऐसा ऐड करें, इज इट नॉट इजी टू प्ले क्रिकेट, यानी कि क्या यह आसान नहीं है क्रिकेट खेलना, यानी कि हमारे वाक्य में क्या भी और नहीं भी दोनों के दोनों शब्द इकट्ठे आ गए। जब भी हमारे वाक्य में दोनों के दोनों शब्द यानी कि क्या और नहीं दोनों इकट्ठे आ गए तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम इट के नए यूज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था इट के चैप्टर के बिल्कुल शुरू में कि जब भी हम किसी समय की बात करते हैं उसके लिए इट का प्रयोग होता है। ठीक, सामने स्क्रीन पर आप इस घड़ी को ध्यान से देखिए। जब भी हम टाइम देखते हैं तो हमारी घड़ी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक को हम बोलते हैं राइट साइड और एक है हमारे पास लेफ्ट साइड। टाइम देखने के लिए एक बात का ध्यान रखिए, जिस प्रकार से हम हिंदी में टाइम देखते हैं लगभग उसी प्रकार से इंग्लिश में टाइम देखा जाता है। और इंग्लिश में टाइम देखने के लिए सबसे खास चीज ये है कि हम सबसे पहले राइट साइड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड को एक्सप्लेन करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि राइट हैंड साइड पर जो भी घड़ी के हमारे पास नंबरिंग है, यानी कि 12 से लेकर 6 तक, घड़ी में हमारे 12 बजे की जो सुई है जहां पर 12 लिखा होता है वो, और उसके बिल्कुल सीध में देखिए जो 6 है वो हमारा राइट पोर्शन है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें गोल घड़ी को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें बिल्कुल लंबवत, तो जो हमारे दाएं वाले हाथ की तरफ की जो चीज है, जो राइट हैंड साइड पर चीज है, उसके लिए हम जब भी किसी समय की बात करेंगे, जब भी कुछ घंटों के साथ कुछ मिनट बीतने की बात करेंगे, उसके लिए हम पास्ट वर्ड का यूज करेंगे, पास्ट लगाएंगे। और पास्ट के साथ हम चाहें तो मिनट्स भी लगा सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 बजे से लेकर 3 से लेकर 3:30 के समय का। स्क्रीन पर देखिए, टाइम है हमारे पास 3 बजे का और हम इसको बोलेंगे, हमसे कोई पूछे कि क्या समय हुआ है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी में क्या बजा है, क्या समय हुआ है। हमने आंसर दिया इट इज 3 o'clock, यानी कि 3 बजे हैं। यही अगर 3:05 हो तो हम इसको बोलेंगे इट इज 3:05। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम यहां पर अगर इसको ऐसा बोले इट इज 3:05, यानी कि 3:05 हुए हैं, चाहे तो हम इट इज 3:05 का प्रयोग करें, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज 5 minutes past 3, यानी कि 3:05 हुए हैं। दोबारा से शुरू से 3 बजे को हम कहेंगे इट इज 3 o'clock, 3:05 को इट इज 5:03, और यू कैन से इट इज 5 minutes past 3, 3:10, इट इज 10:03, या फिर इट इज 10 minutes past 3, 3:15, यानी कि जिसको हम हिंदी में 3:15 कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक शब्द है क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 1 घंटे का चौथा पार्ट। किसी भी चीज के चौथे पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं, 1/4 पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं। इसी प्रकार से
15 मिनट जमा 15 मिनट जमा 15 मिनट जमा 15 मिनट, टोटल 60 मिनट्स हुए, यानी कि 60 मिनट हुए। 15 मिनट का समूह जो है क्वार्टर कहलाता है। तो हिंदी में जब हम बोलते समय 3:05 मिनट, 3:10 ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब 3:15 होते हैं तो हम उसको 3:15 नहीं बोलते। हिंदी में हम उसके लिए शब्द यूज करते हैं 3:15। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा में भी हम इसके लिए नेचुरल है कि जब हिंदी में अलग से शब्द आया, सवा शब्द आ गया, तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी अलग से वर्ड आएगा। इसको मैं और क्लियर करता हूं आपको। जब हम बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं, हम 1 किलो चीज खरीदते हैं। 1 किलो के बाद अगर हम अगले 1 किलो का चौथा पार्ट यानी 1/4 पार्ट और लेते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सवा, तो मिलाकर हमारा होता है 1.25 किलो। इसी प्रकार से हम एक पर्टिकुलर घंटे की बात कर रहे हैं, उस घंटे में आगे चलते चलते अगले घंटे का हमारे पास जब चौथा पार्ट यानी 1/4 पार्ट यानी कि 60 मिनट्स का चौथा पार्ट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 मिनट्स, जब वो 15 मिनट हमारे पास हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्वार्टर वर्ड का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे? 3:15। हिंदी में हमने बोला इसको 3:15। इंग्लिश में बोला इट इज 3:15। 3:20, it is 3:20, or it is 20 minutes past 3. 3:25, it is 25 past 3, or you can say it is 25 minutes past 3. 3:30, it's 3:30. मैं पुनः बताना चाहूंगा, जैसे हमने 3:15 की बारी में किया था, इसके लिए हमने इंग्लिश में क्वार्टर शब्द का यूज किया था। सेम उसी प्रकार से जब हम 3:30 की बात करते हैं, अब इसको दोबारा से मैं हिंदी के साथ रिलेट करना चाहूंगा। हिंदी में जब हम टाइम बोलते हैं तो 3:30 को हम क्या बोलते हैं? 3:30 को हम बोलते हैं 3:30। जिस प्रकार से समय के क्रम को चलते हुए हम 3:30 बोलते हैं 3:30 की जगह पर, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम इसको इट इज 3:30 बोलने की बजाय इसको हम बोलेंगे इट इज 3:30। दोबारा से सुनिएगा, इसको हम 3:30 बोलने की बजाय हम बोलेंगे इट इज 3:30। इस प्रकार से हमने घड़ी के राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसको एक्सप्लेन किया। अब मैं बात करता हूं अपने लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन की, जो कि हमारे पास अपनी घड़ी की सुइयों में वही 12 और 6 को अगर हम बीच में डिवाइड करते हैं, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा पोर्शन है उसके लिए हम टाइम देखने के लिए 2 का प्रयोग करते हैं। मैं दोबारा से याद कराऊंगा कि जिस प्रकार से हम राइट हैंड साइड के पोर्शन को डिस्कस करने के लिए हम पास्ट लगाते थे, यहां पर हम 2 का प्रयोग करेंगे। कैसे? जिस प्रकार से हिंदी में यदि कोई हमसे समय पूछता है तो हम कैसे बताते हैं? हिंदी में कोई हमसे समय पूछता है तो हम 3:35 को बोलते हैं कि 4 बजने में 25 मिनट। हालांकि हम कई बार ऐसा भी बोल देते हैं 3:35, लेकिन इंग्लिश में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से प्रयोग किया था जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो भी हमारा अगला घंटा शुरू होने वाला है, जो भी हमारा अगला समय शुरू होने वाला है, उस समय के होने में जितने मिनट बचे हैं उस मिनट को हम यहां पर डिफाइन करेंगे, उसके बाद 2 लगाएंगे और वो वाला समय लिख देंगे। कैसे? स्क्रीन पर देखिए, 3:35 यानी 3:35, इट इज 25 to 4। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज 25 minutes to 4। 3:40, it is 20 to 4, or you can say it is 20 minutes to 4। 3:45, it is 3:45। जब हमारे पास हिंदी में कोई समय पूछता है तो हम 3:45 को 3:45 बोलने की बजाय हम बोलते हैं 3:45। जिस प्रकार से हमने बोला 3:45, उसी प्रकार से नेचुरल है कि इंग्लिश की में भी हमारे पास कुछ अलग सा शब्द होगा।
मैं दोबारा याद करवाता हूं आपको कि जब हमने राइट हैंड साइड पर 15 मिनट का समूह कंप्लीट होने पर क्वार्टर का यूज किया था, वहां पर हम पास्ट क्वार्टर यूज किया करते थे। ठीक, ऐसा यूज किया करते थे कि क्वार्टर पास्ट। ठीक, यहां पर क्वार्टर टू। ठीक, दोबारा से देखिएगा 3:45 इट इज क्वार्टर टू 4, यानी कि 4 बजने में एक क्वार्टर रह गया। एक क्वार्टर मींस 4 बजने में 15 मिनट रह गए। 3:50 इट इज 10 minutes to 4। 3:55 it is 5 minutes to 4। 4 o'clock it is 4 o'clock now। इस प्रकार से हमारा समय देखने का प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जैसे हाउ इज द वेदर टुडे, यानी आज मौसम कैसा है। आंसर में इट इज वार्म, कोल्ड, हॉट, सनी, क्लाउडी, फॉगी, विंडी, स्टॉर्मी, रेनी, टुडे। अब इसको अलग अलग सेंटेंसेस में करते हैं। हाउ इज द वेदर टुडे, इट इज वार्म टुडे, इट इज कोल्ड टुडे, इट इज हॉट टुडे, इट इज सनी टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे, इट इज फॉगी टुडे, इट इज विंडी टुडे, इट इज स्टॉर्मी टुडे, इट इज रेनी टुडे। What day is this? It is Sunday. How far is the petrol pump from here? It is just 1 kilometer from here. Or it's not very far away from my home. How far is your school from here? It's long way from here. I go there by school bus. When was your birthday? It was yesterday। डेज की अगर हम बात करें इंग्लिश में, दिनों के नाम की बात करें, मंडे इट्स मंडे, ट्यूसडे इट्स ट्यूसडे, वेंसडे इट्स वेंसडे, थर्सडे इट्स थर्सडे, फ्राइडे इट्स फ्राइडे, सैटरडे इट्स सैटरडे, संडे इट्स संडे। डिफाइनिंग नियरेस्ट डेज, यहां पर हम उन दिनों की बात करेंगे जो हमारे बिल्कुल नजदीक के दिन हैं। नजदीक के दिन का मतलब कि अगर मैं आज की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में मैं कहता हूं कि एक तो वर्तमान है जो आज का दिन है, एक है कल। कल कौन सा? एक हमारे पास कल है बीता हुआ और एक कल है आने वाला। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं परसों, तो परसों है हमारे पास एक बीता हुआ परसों और एक परसों है आने वाला परसों। ठीक, और एक उससे पहले के भी जो दिन। ठीक, तो इनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है टुडे। इसमें भी हम दाएं भाग और बाएं भाग की बात करेंगे। दायां भाग मींस आने वाला समय, इसमें भी हम दाएं और बाएं भाग की बात करेंगे। दायां मींस आने वाला समय मान लेते हैं और बायां मींस जो समय बीत चुका है, यानी कि जो भूतकाल है उस समय की बात करते हैं। अगर मैं आज से देखूं तो पहले भूतकाल की बात करता हूं। बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे, बीते हुए परसों को बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, और उससे पुराने किसी भी दिन के लिए हम प्रयोग करेंगे लाइक लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेंसडे, लास्ट थर्सडे। इस प्रकार से हम किसी भी दिन की बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी कि आने वाले कल की। आने वाले कल के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पर, टुडे के बाद टुमारो मींस आने वाला कल, द डे आफ्टर टुमारो मींस आने वाला परसों, और नेक्स्ट संडे, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कमिंग संडे, ऐसा भी बोल सकते हैं दिस संडे। इसी प्रकार से नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे, दिस मंडे। इस प्रकार से
हमारे पास यहां पर इट का प्रयोग संपन्न हुआ। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इट का प्रयोग करेंगे, यदि ये वर्तमान में हो तो इट इज लग जाएगा, क्योंकि अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सदा सिंगुलर होता है, हमेशा एक वचन के लिए ही इसका प्रयोग होता है। वर्तमान में इट के पश्चात इज तथा पास्ट में यानी कि भूतकाल में इट के पश्चात वॉज लगाया जाता है, और निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नो या नॉट लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के आरंभ में नियमानुसार प्रेजेंट के लिए इज तथा पास्ट के लिए वॉज लगाया जाता है। इस प्रकार से हमारा इट का प्रयोग यहां पर कंप्लीट हुआ।